एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई होप आपने वो चारों टॉपिक्स लिखे हैं। उसमें से सेकंड टॉपिक वाज गोइंग ऑन, सेकंड टॉपिक वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये टॉपिक चल रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, दिस टॉपिक वाज रनिंग। इसमें हम लोग ने एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, वेरिएशन ऑफ g with latitude. When you are standing at any particular latitude on earth, the g is given by g minus omega square r cos square phi. This is a real g, that is 9.8. okay, लेकिन ये g है which is effectively seen by the observer. okay, this is a g which is effectively seen by the observer. this one. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम वी डिड अप टू हियर ओनली, और मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम कराया था, दैट एट व्हाट स्पीड अर्थ शुड रोटेट सो दैट पर्सन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर फील्स वेटलेसनेस। उसमें हमने प्रूफ किया था दैट इफ द ओमेगा ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स दिस मच, if earth starts rotating at this much omega, then person standing on the equator will feel weightlessness, and this omega is 17 times more than previous omega, present omega. मतलब अर्थ की स्पीड अगर 17 टाइम्स ज्यादा हो जाए रोटेशन की, then person on the equator feels weightlessness. So I hope you remember up to this point. ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट होती है, if earth suddenly stops rotation. सपोज ये क्वेश्चन आया है कि if earth suddenly stops rotation, ठीक है, अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, then what happens to the value of g on all the surface? सरफेस पे जो g है, अर्थ की जो सरफेस पे g है, उसको क्या होगा? It is said that if earth stops rotation, then g increases at all places. g increases at all places, okay, except at poles. मतलब पोल्स पे g इंक्रीज नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट्स पे g इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो अगर आपको याद होगा ऑलरेडी, g एट द पोल्स अगर आपको फाइंड करना है ना, g एट द पोल्स, सो फॉर पोल्स दिस लैटिट्यूड एंगल इज 90 डिग्री। पोल्स के लिए लैटिट्यूड एंगल इज 90 डिग्री। इफ यू पुट हियर cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90, it is 0, cos 90 is 0, so this term becomes 0. g at the poles is equal to simply g. ठीक है, whereas g at equator or g at other points, it's given by g minus omega square r cos square phi. ठीक है, अब अर्थ ने अगर सडनली रोटेशन स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस? ओमेगा बिकम्स 0. इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेशन, द एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम 0. अर्थ घूमना बंद कर देगी तो उसका स्पीड तो 0 हो जाएगा ना। हियर दिस ओमेगा विल बिकम 0. If omega becomes 0, this term becomes 0. So g even at equator will become this much. ठीक है, so अब इक्वेटर को देखोगे तो इक्वेटर पे g लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है। From this value g comes to this value. So यहाँ से यहाँ आ गया g का वैल्यू, g इंक्रीज हुआ है। बट पोल्स पे ऑलरेडी, when you are at a poles पे ऑलरेडी ये टर्म 0 है, because this angle is 90 degree for poles. तो ये टर्म ऑलरेडी 0 है, तो ओमेगा की 0 होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेशन, देन g इंक्रीजेस एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट एट पोल्स। पोल्स पे g इंक्रीज नहीं होगा, बाकी सारी प्लेसेस पे इंक्रीज होगा। ठीक है, गेटिंग? आई होप आप ये याद कर सकते हैं, समझ भी गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको फिजिकली इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, why g increases at all places but don't increase at poles, इसका फिजिकली मीनिंग मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। See, suppose this is earth and around this axis earth rotates. अर्थ ये एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है,
So if you take any body on the equator or somewhere else, if you take a body on the equator or somewhere else, this body experience two forces. One is mg, ये कल भी मैंने बताया था, and other is centrifugal force, which is m omega square r. ठीक है, ये इक्वेटर के लिए है. कोई दूसरी प्लेस पे आप जाओगे ना, तो वहां पे दो फोर्सेस होंगे. वन इज mg, अदर इज m ओमेगा स्क्वायर r का cos pi. मतलब इट्स अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स the effective value of g decreases. The g which is felt by the body, that g decreases because of centrifugal force. ठीक है, centrifugal force क्यों experience हो रहा है? Because जब earth rotate कर रही है, this point which you are taken on the earth, this point will move in a circular path. ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई point pole पे लिया है, pole पे ये चीज नहीं होती है. ठीक है, if you are taking any point on the pole, so पोल पे जो बॉडी है ना, वो सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म नहीं करती है, बिकॉज थ्रू द पोल्स एक्सिस पासेस. ठीक है, और एक्सिस स्टेशनरी होती है, एक्सिस डू नॉट रिवॉल्व. तो क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पर लाया कर रही है, ये रोटेशन नहीं करती है. सो दैट्स व्हाई इफ यू टेक बॉडी हियर एट द पोल्स बॉडी एक्सपीरियंस ओनली mg फोर्स. बॉडी डू नॉट एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जब सेंट्रीफ्यूगल का बात ही नहीं है, whether earth rotate or doesn't rotate, it is not any problem. The g will be maximum at the poles always. ठीक है, एक चीज याद रखो, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बनाया ना, it is not applicable at poles. बाकी places पे ये applicable है. Keep this thing in mind. ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या किया, the second topic we finished, acceleration due to gravity. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहा हूँ, टॉपिक नंबर 3. व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर देयर ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, विल स्टार्ट विद थर्ड टॉपिक, एनर्जी रिलेटेड टू सैटेलाइट. और उसके बाद वी विल आल्सो डिस्कस एस्केप वेलोसिटी. इस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, many questions can come on this topic. ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना. what is this? see, सबसे पहले काम करते हैं. ठीक है, there is a one energy which is known as gravitational potential energy. gravitational potential energy, पहले आप इसको थोड़ा समझना होगा. what is gravitational potential energy? see, suppose this is one body of mass m1 and this is another body of mass m2. ठीक है, initially these both bodies are supposed at infinite distance. दोनों के बीच में infinite distance है. इतना ज्यादा डिस्टेंस पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, the gravitational force between them will be zero. means this body will not interact with each other. यहाँ पे ये दोनों बॉडीज इंटरेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, so these bodies are not linked with each other, they are not interacting with each other, they are at infinite distance. ठीक है, ये जो सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है ना, इसी को हम लोग रेफरेंस लेवल लेते हैं. रेफरेंस लेवल मींस दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टिंग लेवल. यहाँ से स्टार्टिंग होती है हर चीज की. यहाँ पे हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दीस टू मासेस, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इज जीरो. Always this is our choice. We take potential energy to be zero when the two bodies are at infinity. ठीक है, अब assume करो कि हमने क्या किया, we keep m1 fixed, m1 को fix रख के m2 को नजदीक लेके आए. we keep m1 fixed and bring m2. okay, जब m1 m2 को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, let's say now the distance between them is r. So m2 is brought from infinite distance to r distance. इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, the work which has to be done by the person to bring m2 from infinity to r distance, that work done, वो work done की derivation करने का मतलब नहीं है, it's done by integration, but derivation करके आपको आंसर आएगा minus g m1 m2 by r. जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, everything is important. टाइम कम है, हम लोग सब यूजफुल पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, तो ये हर चीज नोट कर लेना तो बेटर रहेगा.
इफ यू आर नॉट नोटिंग एटलीस्ट दिमाग में डालते जाओ जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे M2 को हम लोग लेके आए और यहाँ पे आके रखा, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट वर्क डन इज प्रूव्ड, उसकी डेरिवेशन से प्रूव कर सकते हैं, दैट वर्क डन इज माइनस जी M1 M2 बाय R, ठीक है। अब डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि कैसे डिराइव होगा, इट विल टेक टाइम, बट ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है याद करने के लिए। सी M1 M2 आर द टू मासेस, ओके, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये वर्क डन है। नाउ इट इज बीइंग सेड दैट ये जो वर्क डन है ना, दिस वर्क स्टोर्स इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला ये रहती है माइनस जी M1 M2 बाय R। आई होप आपको पता है ये फॉर्मूला, बट ये लॉजिक भी पता होना चाहिए कैसे यहाँ तक पहुंचा जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ टू मासेस सिस्टम इज गिवन बाय माइनस जी M1 M2 बाय R। ये पॉइंट याद रखना। एक बात बता, अगर मैं M1 M2 की प्लेस पे, in place of M1, if I take mass of the planet, and in place of M2, if I take mass of a small body, then this will be the formula for potential energy, na? So this is potential energy when it is a body and the planet system. एक body और एक planet का अगर आप system लोगे तो उसमें ये potential energy stored रहती है minus GMM by R. Keep this formula in the mind. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now let's go ahead. ठीक है, see, first of all, I am discussing the energies related to satellite. Let's discuss energies related to satellite. पहला topic है satellite. Imagine that there is one satellite of mass m, and this is planet of mass capital M. The satellite is revolving continuously around this planet like this, okay, and the radius of its orbit is small r, ठीक है। The velocity with which satellite is revolving, it's written as VC. See, critical velocity. कल मैंने VC का फॉर्मूला भी बताया था, and I hope you know already. It's root of GM by R. ये VC का फॉर्मूला था. Not capital R, it will be small r. This is formula for VC. अब देखो आज क्या करना है? Let's calculate the various energies related to this satellite. Let's calculate various energy related to this satellite. सबसे पहले ये जो satellite है ना, ठीक है, इसका हम लोग potential energy calculate करते हैं. How? This satellite and the earth togetherly makes a system of two particles. Satellite और earth मिला के एक system है, इसमें जो potential energy stored है, that potential energy is minus GMM by R. It is a potential energy of earth plus satellite system. पीछे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई पोटेंशियल एनर्जी की, वही हमने यूज की है. This is potential energy. Remember, in the gravitation chapter, potential energy is always negative. ठीक है, यहाँ पे at least in this chapter potential energy comes negative. Now kinetic energy of the satellite, since this satellite is moving with a velocity VC, so its kinetic energy will be half m VC square. ठीक है, half m VC square, half m. देखो VC का फॉर्मूला यहाँ पर है आपके सामने, so make it VC square and substitute there. VC square आप substitute करो, it will be this one. ठीक है, so it is plus GMM by 2R. This is kinetic energy. अब एक काम करो, look at the potential energy and look at the kinetic energy. You can easily, if you look at both of them, you can easily find out that kinetic energy is actually half of potential energy. Kinetic is half of potential energy. In case of satellites, I can say the kinetic energy of satellite is half of its potential energy. अब ध्यान से सुनो, potential energy is in negative, kinetic energy is positive. That's the only difference. इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? We should take mod of potential energy. If you take modulus of potential energy,
then you multiply with half, it is kinetic energy. Remember this result, it's for satellite. ठीक है, अब आपको पता है if I add potential energy with kinetic energy, potential and kinetic if I add, I will get total energy of the satellite. Just add kinetic and potential, total energy will come minus g mm by 2r. This total energy will come minus g mm by 2r. ठीक है, this is total energy. क्विकली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, एक एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, सब काम आ सकता है, प्लीज कीप इट इन माइंड. टोटल एनर्जी इज माइनस GMM by 2r. रिमेंबर इट्स अ टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट. हम लोग ये बोल सकते हैं दैट नेगेटिव साइन कम्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन तब आता है जब भी दो चीजों का सिस्टम होता है विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर. सी हियर ऑब्वियसली सैटेलाइट एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर. अट्रैक्टिव जब सिस्टम होता है ना, जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिंग सिस्टम्स का पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ सकता है. इफ टू बॉडीज आर देयर व्हिच आर रिपेलिंग ईच अदर, रिपेलिंग सिस्टम्स में टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब पॉजिटिव आते हैं. ठीक है, काफी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर टोटल एनर्जी नेगेटिव का आने का मतलब है कि अर्थ और सैटेलाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर टोटल एनर्जी जीरो आ रही है ना, पोटेंशियल जीरो है, टोटल जीरो है, इसका मतलब द टू बॉडीज आर एट इंफिनिटी डिस्टेंस, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग. बट नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट सैटेलाइट इज अंडर द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. टोटल एनर्जी आ गया. इसके बाद you must be remembering the formula for binding energy of the satellite. Binding energy of satellite. See, binding energy is a minimum amount of energy required to remove the satellite. ये वगैरह आपने सुना होगा. एक चीज याद रखो सिंपली, बाइंडिंग एनर्जी आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा दैट बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी. ये फॉर्मूला कैसा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. I will explain that how this formula come. But first remember, binding energy is always given by modulus of total energy. Okay, that means binding and total are equal except the sign. Total is negative. Okay, put it here. Binding energy will come positive of GMM by R. ये binding energy है. GMM by 2R. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, they do not take 2. वो भूल जाते हैं. तो ये 2 कैसे याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ. थिंक वी आर डिस्कसिंग सैटेलाइट. सैटेलाइट ऑलवेज मूव्स. सैटेलाइट इज नॉट, इट इज ऑलवेज मूविंग. मूविंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी. सैटेलाइट हैव काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो ये जो हाफ है ना, इस हाफ विल कम इन एवरीवेयर. एवरीवेयर हाफ इज कमिंग बिकॉज ऑफ हाफ mv स्क्वायर. ऐसा रखो, जब भी कोई मूविंग सैटेलाइट लेंगे ना तो उसके लिए हाफ आएगा बिकॉज ऑफ हाफ mv स्क्वायर. सो ये हाफ आप स्किप नहीं कर सकते. कीप इट इन माइंड ऑलवेज. दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. नाउ हियर व्हाट आई टोल्ड यू, बाइंडिंग एनर्जी इज जस्ट अ मॉड ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, ये कैसे आता है, हाउ डज इट कम्स, वो भी आपको पता होना चाहिए. सी, let's see how can we prove that binding energy equals to mod of total energy. अब देखो, the satellite which was revolving, उसका total energy ये था minus GMM by 2R. It's a total energy of the revolving satellite. ठीक है, अब देखो ये satellite है और ये ऐसे revolve कर रहा है. This is Earth. अब इस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी है, it has total energy which is written over here. Now the minimum energy that we need to supply it so that it become free from Earth's gravitation, that minimum energy is known as binding energy, right? Suppose मैंने इसको binding energy दे दिया, I given it binding energy, so it was having this energy and I give it binding energy. उससे क्या होगा, ये सैटेलाइट क्योंकि आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी दे दिया, ये सैटेलाइट ऐसे फ्लाई करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम अर्थ. एंड सिंस यू हैव गिवन बाइंडिंग एनर्जी, तो ये सैटेलाइट अर्थ से फ्री हो जाएगा ना, इट विल बिकम फ्री फ्रॉम अर्थ. इफ इट बिकम फ्री फ्रॉम अर्थ मींस इट विल रीच टू इंफिनिटी. और इंफिनिटी पे पहुंच के ये स्टॉप हो जाएगा.
क्यों स्टॉप हो जाएगा? बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज अ मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दिया है ना, मतलब आपने मिनिमम एनर्जी दिया है इसको टू रीच द इंफिनिटी। अगर मिनिमम एनर्जी देंगे ना तो ये इंफिनिटी पे रीच करेगा, बट इट विल नॉट मूव आफ्टर रीचिंग टू इंफिनिटी बिकॉज यू हैव गिवन मिनिमम एनर्जी टू रीच। तो इसका यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। इफ इट स्टॉप्स हियर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो अज्यूम किया जाएगा। इफ इट स्टॉप्स, काइनेटिक इज जीरो। And do you remember when body reaches at infinity potential energy is also taken as zero. So at infinity potential energy is also zero and also kinetic energy is zero. तो इस बॉडी का टोटल एनर्जी भी जीरो रहेगा एट इन्फिनिटी आई एम टॉकिंग, ठीक है, टोटल एनर्जी जीरो रहेगा। अब देखो एक सिंपल पॉइंट है, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग अननेसेसरी, ये आपको प्रॉब्लम्स में भी ऐसे ही करना होगा। यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑन दिस बेसिस, सी टू इट केयरफुली। हियर आई विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? आपको याद होगा जब आप कोई स्टोन ऊपर थ्रो करते हो ग्राउंड से, व्हेन यू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, तो जैसे जैसे स्टोन की हाइट बढ़ती है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो आप ये बोलते हो दैट काइनेटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे भी जब ये बॉडी, जब ये सैटेलाइट ऐसे जा रहा है ना, when it is going this way, it may happen the kinetic energy present in the satellite may convert energy, but total energy remains constant. Hence, I can say total energy over here, total energy of the body over here is equal to total energy over here. Total energy at infinity is equal to total energy over here. ठीक है, ध्यान से देखो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इसको ही आपको यूज करना है हमेशा। टोटल एनर्जी व्हेन इट इज इन ऑर्बिट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी व्हेन इट इज एट इंफिनिटी। तो जब बॉडी ऑर्बिट में है ना, उसका जो टोटल एनर्जी है वो ये है, ये एनर्जी था और ये आपने उसको दिया, तो दिस इज ओवरऑल एनर्जी दैट बॉडी हैज इन द ऑर्बिट। और जब वो इंफिनिटी पे पहुंचा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसका काइनेटिक भी जीरो होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा, टोटल जीरो। सो बाइंडिंग इज गिवन बाय माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस total energy is given by minus gmm by 2r. So binding comes as plus of gmm by 2r. ये देख लो। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर इतना क्यों डेरिवेशन की नीड है? नहीं, ये बहुत काम आएगी। यूजिंग दिस आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक क्या यूज करना है, ध्यान से देखो। When body is here, please calculate its kinetic potential, everything you calculate. Calculate its total energy. Then suppose we supplied binding energy to this body. So overall body will have this energy. Using this energy, body will reach to infinity. At infinity, you take energy to be zero. This energy will be equal to this energy. Apply conservation of energy. Energy over here equal to energy at infinity. Using this, आप काफी सारे questions solve कर पाओगे. This is formula for binding energy of the satellite. ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज ऑब्जर्व होती है। इन केस ऑफ सैटेलाइट वी कैन ऑब्जर्व वन थिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इवन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इवन बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इज ऑल्सो हाफ ऑफ पोटेंशियल, बाइंडिंग इज ऑल्सो हाफ ऑफ पोटेंशियल। दैट मीन्स काइनेटिक एंड बाइंडिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एंड प्रॉब्लम यह है कि बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर पॉजिटिव, ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। और एक चीज आप इसमें से निकाल सकते हो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज आल्सो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मॉड डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल इज आल्सो नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव में तो नहीं आता है, मॉड की नीड नहीं है। सो इनफैक्ट टोटल, बाइंडिंग, काइनेटिक, एवरी एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखो रिलेटेड टू एनर्जीज। अब सी, ये हमने अभी क्या किया, वी डिस्कस्ड अबाउट सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया। नाउ
I am discussing the energies related to the body. Now we'll find out the energies related to the body on Earth's surface. Put this heading. ठीक है, बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, जो बॉडी अर्थ की सरफेस पे है उसकी हम लोग ये सब एनर्जीज फाइंड आउट करेंगे. सी, इमेजिन दिस इज अर्थ. ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे एक हमने बॉडी रखा है. वी हैव केप्ट अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, इट्स मास इज m. दिस बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. ये बॉडी रेस्ट पे है. ठीक है, सो चलो अर्थ को हम लोग बना लेते हैं पूरा. दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दिस बॉडी, सेंटर का जो डिस्टेंस है, इट इज स्केलर. अब देखो, सिंस दिस बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विल बी 0. ठीक है, इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा. नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी. कंसिडर दिस बॉडी एंड अर्थ टुगेदरली एज अ सिस्टम. थिंक ये अर्थ और बॉडी मिला के एक सिस्टम है. तो इट्स अ सिस्टम ऑफ टू मासेस. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ टू मासेस इज गिवन बाय -Gmm/r. ठीक है, याद है ये. अब इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कैपिटल R. दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर कैपिटल R. So potential energy will be -Gmm/R. When you add kinetic and potential energy, you will get a total energy of this body. But kinetic is 0. Kinetic तो 0 है, तो जो potential है वही total होगी. Total energy will also be equal to -Gmm/R. Now this time if you observe, total energy is not half of potential. In fact, total energy is equal to potential energy. So एक याद रखो, सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए आप बोल सकते हो that total energy is half of potential energy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This I got total energy. अब see to it. This body is having a total energy this much. ऐसे assume करते हैं कि इसके पास ये energy है. It's having total energy this much. Suppose if we supply this body binding energy, इसको binding energy supply कर दिया, we given it binding energy. So क्या होगा अगर आप इसको binding energy देंगे तो it will become free from Earth's attraction and this body will reach to infinity. Infinity पे पहुंचने के बाद kinetic potential energy दोनों 0 मानी जाती है. So total also will become 0. ठीक है, ये जो हमने पहले किया सेम वैसा ही है. तो यहाँ पे मैं if I apply conservation of energy, I can write down that this is a total energy जब बॉडी सरफेस पे है, and this is a total energy when body reaches to infinity. These two will be equal. ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. रिमेंबर, the overall energy that body has here, it's equal to energy at infinity. ठीक है, total energy remains conserved. It's that thing. ठीक है, तो इसमें भी देखो total energy you please substitute, it's -Gmm/R plus binding energy equals to 0. So binding energy comes plus of Gmm/R. Getting? So this is a formula for binding energy. अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे in the denominator 2 is not there. In case of satellite it was 2 in the denominator. यहाँ पे 2 इसलिए नहीं है. 2 comes for the moving bodies. क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसके लिए 2 नहीं आएगा यहाँ पे. मूविंग बॉडीज के लिए यहाँ पे 2 आता है. ठीक है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. सॉरी, इट्स अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस. कीप इट इन माइंड. ठीक है, इट्स प्लस Gmm/R. बाइंडिंग एनर्जी के बाद हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी. Just let me finish this escape velocity. इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. Okay, on those numerical I am going to use this thing that total energy on the surface equals to total energy at infinity. थोड़ा समझ के लो, ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में भी. Okay, now let's see escape velocity. Escape velocity क्या होता है, डेफिनेशन क्या है वो आपको याद है. It's a minimum velocity with which body must be thrown from Earth's surface
so that body becomes free from Earth's gravitational speed. ठीक है, escape velocity find out कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो. How to find escape velocity that you see, please. ठीक है, ये देखो, consider this body. ठीक है, suppose इस body को हमने कुछ kinetic energy supply किया, हमने इस बॉडी को कुछ काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी सप्लाइड. लेकिन जब हमने इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया मतलब यू हैव गिवन सम वेलोसिटी टू दिस सैटेलाइट. ठीक है, इस वेलोसिटी टू दिस बॉडी, मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी दे दिया. सपोज वी गिवन इट एस्केप वेलोसिटी, इसको हमने दे दिया एस्केप वेलोसिटी. सो the kinetic energy that I supplied, it must be half mv square. जो आपने सप्लाई किया किनेटिक इसको आप हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो, बट मैंने इसको सपोज एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय यू, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, और क्योंकि आपने इसको सपोज मैंने बोला है एस्केप वेलोसिटी से मैंने इसको फायर किया है, सिंस यू हैव गिवन एस्केप वेलोसिटी, तो ये बॉडी तो फ्री हो जाएगा ना अर्थ से, बिकॉज यू हैव गिवन एस्केप वेलोसिटी. फ्री हो जाएगा मतलब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा. अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया मतलब आपने इसको जो एनर्जी दी है वो एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी होगी ना. दिस एनर्जी दैट यू हैव सप्लाइड, दिस वन, इट मस्ट बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, ये थोड़ा समझो. और हमेशा याद रखो कि जब भी आपको किसी बॉडी का अगर एस्केप वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट खाली मगअप कर लेते हैं, वो सोचते हैं सर हम लोग एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला याद करके जाएंगे काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. Here, if you mug up the formula of escape velocity, which is given in the textbook, तो आपके पास escape velocity की formula होगी, but it is a escape velocity from Earth's surface. अगर एग्जाम में पूछ लिया that calculate the escape velocity for a body which is already at a height, तो गया आपका formula. इसलिए समझना ज्यादा important है. थोड़ा समझो. You have supplied kinetic energy to the body. Kinetic energy supplied is half mv square, but the velocity given to the settled body is let's say ve. escape velocity आपने दिया उसको, तो बॉडी फ्री हो जाएगा ना अर्थ से. so that means the energy that you have given, it must be equal to its binding energy. Always take this formula to calculate the escape velocity. Now binding energy, as we already found over here, is gmm by r equal to half mve square. so mm got cancelled. सॉल्व करो, आपको एस्केप की फॉर्मूला आ जाएगी. एस्केप वेलोसिटी विल बी 2gm by r. आई नो मेनी स्टूडेंट ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, बट मेरा पर्पस डिराइव करना नहीं है फॉर्मूला. एक्चुअली मेरा पर्पस है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ये सब पॉइंट्स यूज कर सकते हैं हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे, ये यूज हो सकती हैं पॉइंट्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड. ठीक है, इसको थोड़ा समझो प्लीज. ठीक है, सो आई होप यू नो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी. It's a formula for binding energy of, escape velocity from Earth's surface. Okay. And you know, escape velocity from Earth's surface, if I put here mass of Earth and if I put here radius of Earth, escape velocity from Earth's surface comes to be 11.2 kilometer per second. This is escape velocity from Earth's surface, 11.2 kilometer per second. ठीक है, इसके साथ मैंने पहले बेसिक थियरी बता दी. Some more points I will tell you related to energy, but पहले हमने थोड़ा basic points बता दिया. अब let's try one or two numerical on this to make it more clear. ठीक है, ठीक है. So I'm dictating the question. मैं question dictate कर रहा हूँ. You can write it down. ठीक है. Okay. Write down. Calculate the maximum height. Calculate the maximum height that a body can reach. Calculate the maximum height that a body can reach when it is projected from Earth's surface. When it is projected from Earth's surface with velocity equal to
हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी, हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉडी कैन रीच व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप थोड़ा सोच के देखो इस क्वेश्चन के ऊपर, सी वी आर एबल टू सॉल्व इट और नो। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल आल्सो सॉल्व ऑन द पेज। ट्राई दिस क्वेश्चन। For your help, I am drawing diagram. You can use this diagram. Okay. See, this is Earth. Body is here. It is thrown with this velocity, which is half of escape. Body यहाँ तक पहुंचा है, ये h कैलकुलेट करना है। ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यू ट्राई। Yeah. So, have you tried? ठीक है, अब जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, see to it how to solve this question. ठीक है, अब देखो, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझा हुआ है चीजें तो ही कर पाओगे। सी, इमेजिन दैट जब बॉडी यहाँ पे है ना, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिखी है, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस GMM बाय कैपिटल R। ये है बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। प्लस, अब देखो यहाँ पे आपने इसको VE/2 स्पीड से थ्रो किया है। अगर आपने कुछ स्पीड से इसको थ्रो किया है, दैट मीन्स यू हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी टू दिस बॉडी। तो वो काइनेटिक एनर्जी भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ m VE/2 द होल स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक आपको इसको दे दिया। तो दिस इज, सी दिस टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। ये इस बॉडी का टोटल एनर्जी है। यहाँ पे काइनेटिक भी ले लिया, पोटेंशियल भी ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे जब बॉडी ऊपर जाएगा ना, the kinetic energy of the body will convert into potential। ये होता है ना जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो ग्राउंड से, the kinetic energy of the ball converts to potential energy। जब बॉल यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो बॉल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे स्टॉप हो गई तो यहाँ पे मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ पे, जो इसके पास ऑलरेडी था, दैट काइनेटिक हैज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो मैंने लिखा है ऑन द सरफेस इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट दिस टॉप पॉइंट। ये देखो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और कुछ नहीं किया है। द टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन द टॉप। ठीक है, तो सरफेस पे ये एनर्जी थी। अब टॉप पे आते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे बताया दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्टॉप हो जाएगा, तो काइनेटिक 0। जब बॉडी यहाँ पहुंचेगा ना, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस GMM बाय R प्लस H। माइनस GMM बाय R प्लस H, दिस इज टोटल एनर्जी। तो देखो इसको ही सॉल्व करके हमको इसमें से H निकालना है। वी नीड टू फाइंड H आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सॉल्व करके देता हूँ। सी, माइनस GMM बाय R प्लस
इसको आप थोड़ा सॉल्व करो. इट इज 1/8 m. पुट द वैल्यू ऑफ VE. VE इज एस्केप वेलोसिटी. तो VE की वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ पे आएगा 2gm/r इक्वल्स टू माइनस gmm/r प्लस h. ठीक है. फ्रॉम द न्यूमरेटर gmm विल गेट कैंसिल. ठीक है. अब देखो काफी सिंपल हो गया. क्या बचा? इट्स -1/r प्लस 1/4r इक्वल टू -1/r प्लस h. इसको थोड़ा सा सॉल्व करो. इट्स -3/4 ऑफ r इक्वल टू -1/r प्लस h. Negative sign gets cancelled. It's like 3r plus 3h equals to 4r. So 3h is equal to r. H equals to r by 3. This is the answer. देखो कोई इतना quickly easily answer आ गया. ठीक है. So try to understand this point. The total energy when body is on the surface, जब body ऊपर उड़ना start करेगी तो इसकी kinetic energy potential में convert होगी. It's okay, but total energy should remain same then. So kinetic plus potential at the top. ये concept use करना है. ठीक है. See, मैं second numerical पे भी जा रहा हूँ. After second numerical, if you still have some doubts, we will keep that doubt session. हम लोग doubts आपके clear करूँगा. उस doubts है तो अभी आप ध्यान में रखो. मैं second numerical के बाद I will clear your doubts. ठीक है. Clear? हाँ. तो चलो एक और numerical try करते हैं based on same energy topic. Try one more question. Okay. I'm dictating the question. Write down. A body on Earth's surface. Write down. A body on Earth's surface is projected up. With velocity n times VE. मैं स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं. With velocity this much n times VE, where n is greater than 1. ये देखो, where n is greater than 1. Okay. और यहाँ पे VE मतलब escape velocity. This VE is a escape velocity. Okay. Full stop. Then find velocity of the body after reaching infinity. Then find velocity of the body after reaching infinity. Okay. ठीक है. चलो ये क्वेश्चंस की मैं हिंट दे देता हूँ. पूरा आपका हिंट वगैरह सब दे देता हूँ. उसके बाद आई एक्सपेक्ट कि कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गिव मी द आंसर. ठीक है. बी रेडी. एक्सप्लेनेशन पूरा कर देता हूँ मैं. सी अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपको समझेगा कि यहाँ पे बॉडी को लॉन्च किया है विथ अ स्पीड nVe. यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है. तो n की वैल्यू कोई भी ले लो. लेट्स से n is 2, 3, 4, 5. अगर आप n की वैल्यू 2 भी ले लोगे, लेट्स से इफ यू आर अज्यूमिंग n as 2, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक एनी वैल्यू ऑफ n. तो मतलब बॉडी को जो लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च विद द वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो मतलब इसको एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दिया है. तो डेफिनेटली ये बॉडी एस्केप होगा. It will escape and the body will reach to infinity. We want to find that after reaching infinity, it will have how much velocity. ठीक है. So देखो कैसे करना है, मैं आइडिया दे देता हूँ. Imagine that this is Earth. बॉडी यहाँ पर है in the beginning. जब बॉडी यहाँ पर है ना, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. वो आप बाद में कैलकुलेट कर लेना. यहाँ पे बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. देन दिस बॉडी इज थ्रोन विथ दिस वेलोसिटी n टाइम्स VE. सो क्योंकि इसको वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है, दैट मींस इट हैज काइनेटिक एनर्जी आल्सो. सो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे लिखना, ऐड देम. सो दिस बिकम टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस. ठीक है. अब देखो ये बॉडी ऐसे मूव करेगा एंड अल्टीमेटली दिस बॉडी विल रीच टू इंफिनिटी. क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया है. बॉडी विल रीच टू इंफिनिटी. अब याद है जब बॉडी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, सो
बॉडी एंड अर्थ के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा. एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कोरोना के मामले पहले से ज्यादा तेजी से हो रहे हैं टेस्ट. ठीक है. और जब बॉडी इन्फिनिटी पे पहुंचा ना, पोटेंशियल जीरो होता है. काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी जीरो, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको एस्केप से भी ज्यादा स्पीड दे दिया है. सो जब वो बॉडी इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv². v is the velocity of the body when it reaches to infinity, so its kinetic energy at infinity will be half mv². potential energy at infinity you can take 0. तो ये दोनों वापस ले लो, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी. सिंस टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना, that's why we can take these two equal. Whatever is the total energy on surface when it arrives at infinity, again calculate total energy, take these two equal. It's by conservation of energy. अब यहाँ पे खाली आप values put करो. Okay, put up the values. Okay, and in terms of VE only, I want the velocity. Final answer मुझे VE के terms में ही चाहिए. ठीक है, I want answer in terms of VE only. ठीक है, try करो, and if anybody gets the answer, mic open कर आंसर बताओ. सर बोलो. जो आपने बोला है n, उसको 2 ही लेना है इसमें? नहीं, वो 2 एक एग्जाम है, आपको n ही रखना है. ओके सर. हाँ. If anybody gets the answer, you can open your mic and tell me the answer. सर मिल गया आंसर. हाँ बताओ. VE √n² - 1. Absolutely correct. बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करो, इट्स इजी. ट्राई इट, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, यू कैन इजीली डू इट. Whatever is the total energy on the surface when body goes to infinity, total energy at infinity you have to take equal. ये total energy remains conserved. Okay, I hope आप लोग try कर रहे हो. Yeah, tell me. I can't see the screen. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है क्या हो रहा है? नहीं, ब्लैंक आ रहा है. क्या आ रहा है? ब्लैक स्क्रीन आ रहा है. कमलेश सर को बता. कमलेश सर आपको दिख रहा है स्क्रीन? बाकी स्टूडेंट को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर. ओके, या जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है, प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी द आंसर. ओके, नाउ लिसन. जिन स्टूडेंट को आंसर अभी तक नहीं आ रहा है, तो नॉट गेटिंग आंसर स्टिल, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्विकली, जस्ट सी डू इट. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, जब बॉडी सरफेस पे ना, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी -G/m/R. The kinetic energy of the body will be half m n times VE². Potential energy at infinity is taken as 0, and kinetic energy at infinity I wrote half mv². Small m gets cancelled from every term. ठीक है, अब एक काम करो, since we want to find out this v, ये v find करनी है, 2 को आप वहां शिफ्ट कर दो, pass 2 on other side, so you will get -2gm/r plus n² VE² equal to v². अब आपको पता होगा 2gm/r is what? This 2gm/r को हम लोग लिख सकते हैं VE².
ये देखो इट्स इजी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर कॉमन ले लो, इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इज v स्क्वायर, टेक अ रूट एंड यू गॉट द आंसर। दिस इज द आंसर। देखो हार्डली 4 या 5 स्टेप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं मेनी टाइम। ठीक है, तो काफी सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, एनर्जी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, बट उससे पहले अगर कुछ डाउट है तो यू कैन ओपन अप अ माइक एंड आस्क। तो चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो अभी पूछो। इज देयर एनी डाउट? यू कैन ओपन Sir. माइक एंड आस्क। सर हाँ बोलिए। सर आपने बताया था वो फर्स्ट टॉपिक आज का कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वाला, हाँ तो उसमें क्या कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जिसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ कि जब दो मासेस इन्फिनिटी पे हैं, दे आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन जब उनको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे लेकर आ गए तो दे आर नॉट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो बस हाँ काइनेटिक नहीं है उनके पास, सो व्हाटएवर वर्क वी डिड इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स सी दिस, एक पॉइंट शॉर्टकट पॉइंट में बता रहा हूँ, पॉइंट चाहिए तो आप नोट कर लेना। ओके, one point I'm telling, it's an important point, note it down. I'm that point. Question nahi hai, but it's a point I'm dictating. Write it down. The increase in potential energy of a body, the increase in potential energy of a body of mass m, when it is thrown from Earth's surface, when it is thrown from Earth's surface. Here one mistake is there. Thrown word cut करो, thrown की जगह taken लिख दो, taken. When it is taken, thrown गलत है, taken ले लो. When it is taken from Earth's surface to the height h, when it is taken from Earth's surface to the height h, और उसके बाद ये लिखो h is equal to n times r, ये लिखो, write down this, when h equal to n times r, comma, is given by, comma, is given by, is given by, अब ये लिखो mgr in the bracket n upon n plus 1, mgr n upon n plus 1. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सी मैं रिपीट कर रहा हूं, when a body of mass m is taken from Earth's surface to the height h, which is n times r, then the potential energy, the increase in potential energy is given by mgr n upon n plus 1. ठीक है, क्या मतलब है इसका? लुक एट दिस, ये देखो ध्यान से, थिंक ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, यहाँ पे एक बॉडी है जिस बॉडी का मास स्मॉल m है। अगर हम लोग इस बॉडी को ऊपर रेस करके लेके जाएं, वी टेक इट अप, तो यहाँ तक लेके जाएं, ठीक है, तो इसको कुछ हाइट पे लेके गए ना, दैट हाइट इज n टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट इतना है, n टाइम्स द रेडियस। सबको पता है जब किसी चीज को हाइट पे लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है उस चीज का। तो हियर increase in potential energy, delta PE, increase in potential energy is mgr in the bracket n upon n plus 1. This is increase in potential energy. देखो अभी इस पॉइंट का मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बट इट इज लाइक एन असाइनमेंट, इट इज लाइक अ होमवर्क, यू ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट। कुछ स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर हम लोग ये याद कर लेंगे ना, प्रूफ करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं करो। आप
जब आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है अपनी कि मुझे कितना आ रहा है, अगर चेक करना है ना तो आपको प्रूफ करने आना चाहिए. सो क्या करो, यू ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट ऑन योर ओन. यू कैन प्रूव लेटर ऑन आफ्टर द लेक्चर. और नहीं आ रहा है प्रूफ तो कल आप मुझसे पूछ सकते हो. टेक इट एज एन असाइनमेंट, टेक इट एज अ होमवर्क. ट्राई टू प्रूव दिस पॉइंट ऑन योर ओन. ओके, बट प्रूफ याद से करना है इस पॉइंट को. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. Okay. So we are discussing right now binding energy, escape velocity and other things. ठीक है, इसमें मैं एक next point बता रहा हूँ. See this next point. ठीक है. Okay. Next important point. all of you know that Earth has its own atmosphere. Earth के पास अपना atmosphere है. In the atmosphere there are a lot of gases. ठीक है. But there are many planets which do not have any atmosphere. There's no atmosphere. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है that some planets do have an atmosphere and some planets do not have atmosphere? उसका reason escape velocity से related है. See to it. ठीक है. हाँ, see to it. Imagine that it is any particular planet. इस planet के आसपास अगर gas molecules हैं, if there are gas molecules around this planet, that means this planet has atmosphere. अब होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, the velocity of this gas molecules is known as RMS velocity. RMS velocity is a velocity of this gas molecule. Okay, so gas molecule moves randomly and they have this velocity RMS. अगर गैस की जो RMS velocity है, if it become greater than escape velocity, ठीक है, इसका मतलब है उस प्लेनेट से एस्केप होने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी, उससे भी ज्यादा वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स के पास है. सो इफ दिस कंडीशन इज देयर, द गैस मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम दैट प्लेनेट एंड द प्लेनेट विल हैव अ नो एटमॉस्फेयर. ओके, सो प्लेनेट डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर इफ आरएमएस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. Okay, so under this condition there will be no atmosphere on that planet. या ऐसे बोल सकता हूँ मैं, अगर किसी planet पे atmosphere नहीं है, so I can write this condition for that particular planet. ठीक है. और if you make it reverse, if RMS velocity of the gas is lesser than escape, अगर ये condition है, means the gas molecules are having a velocity lesser than escape velocity. So these molecules cannot escape. So उस planet पे atmosphere exist करेगा. So atmosphere exists if this condition is there, and atmosphere do not exist if this condition is there. Clear? Getting? So try to understand this point. Easy है, कुछ बहुत hard point नहीं है. It's an easy point. Okay. So इसके साथ साथ we finished now the energy topic. Energy का topic finish किया मैंने. ठीक है. One or two more points are there which I am telling you now. ठीक है. एक चीज याद रखो. ठीक है. Now see some extra points I am telling. Note it down if you. ये आपने शायद पढ़ा होगा कि जब कोई revolving satellite होता है ना, inside the revolving satellite, ठीक है, the astronauts feel weightlessness. याद है? Inside the revolving satellite, the astronauts feels weightlessness. अगर astronaut weightlessness feel कर रहे हैं, means astronauts are floating. So हर चीज weightlessness feel करेगी. Everybody will experience weightlessness. इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं that inside the revolving satellite, effective G is 0. G experienced by the bodies is 0. Bodies do not fall down. Body का जो acceleration होगा, the acceleration with which body falls, that acceleration is 0. Inside the revolving satellites. So if I say that we are having a pendulum inside the satellite, if we are having a pendulum inside the satellite, the time period of a pendulum is given by 2 pi under root of L by G. ये आपको पता है. But effective G will be 0. ये G 0 होगा ना. Put it here 0. If you put G as 0, time period will come infinity.
टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये सेट जो पेंडुलम है वो ऑसिलेशन करेगा ही नहीं, इट विल नॉट परफॉर्म ऑसिलेशन, और इन अदर वर्ड्स द पेंडुलम विल डू ऑसिलेशन बट द ऑसिलेशन विल बी फिनिश्ड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑसिलेशन फिनिश होगी, मतलब ऑसिलेशन कभी भी फिनिश नहीं होगी, दैट मींस वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो रिमेंबर टाइम पीरियड कम्स इन्फिनिटी and the pendulum do not perform any oscillation if the pendulum is hanging inside the revolving satellite. Okay. ये पॉइंट याद रखो, इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस। नेक्स्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। सी सपोज दिस इज वन सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, ठीक है, एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, the satellite is revolving around the earth. This motion can be taken as a rotation motion of the satellite around the earth. आप ऐसे assume कर सकते हो that earth से एक axis pass हो रहा है, there is an axis passing through earth, and around this axis the satellite is rotating. Satellite is rotating around this axis, ऐसे मान सकते हैं। तो इस satellite का angular momentum होगा, okay, angular momentum of satellite. Today we want to find out that the angular momentum of the satellite is proportional to what power of r? Angular momentum r के किस power के साथ proportional है? That means L is proportional to r, or L is proportional to r square, or L is proportional to root of r, or L inversely proportional to r. ऐसे suppose कुछ options given है, where r is the radius of the orbit. R is a radius of orbit, ठीक है, R is a radius of orbit. So ये चार options है, suppose L proportional to R square, L proportional to R, L proportional to root R, L inversely proportional to R. I suggest अगर आपको try करना है, you should try, whether you get it or no, it's okay. Try it for 2 minutes. और अगर किसी को आंसर आ गया, कुछ आंसर आ रहा है, तो open up your mic and speak. Try. This L is the angular momentum of the satellite. कल भी हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया था केपलर सेकंड लॉ में। यस, L proportional to what power of R? If anybody has answer, you can open your mic and tell me. Yeah, anyone? Anyone? No one? Okay, शायद किसी को भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। Look here, कल भी अगर आपको याद है मैंने बताया था जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, सेम वे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो इफ यू कंसीडर दैट द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस, ठीक है, सैटेलाइट एक छोटा सा पार्टिकल के जैसा ट्रीट कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट विल बी mvr, मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एंड r इज द ऑर्बिटल रेडियस। ये चीज पता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर एज पर दिस फॉर्मूला इफ वी गो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और वो ये ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ये वाला। बट इट इज रॉन्ग ऑप्शन, ये रॉन्ग है, क्योंकि देखो इसमें V कांस्टेंट नहीं है। इफ यू चेंज द R, सपोज आपने R को चेंज किया तो V भी चेंज होगा। याद करो, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन R ऑफ द सैटेलाइट। R चेंज करने पे V भी चेंज होगा, तो आप V को कांस्टेंट नहीं ले सकते। If V is constant, then you can say L proportional to R. आप L proportional to R तब बोल सकते हो जब V constant हो। V constant है क्या? नहीं है। अगर आप R को चेंज करोगे तो V भी चेंज होगा। So क्या करो? You have to eliminate the V. Since V is a escape velocity, sorry, V is a critical velocity.
v को आप लिखो अंडर रूट ऑफ gm by r, right? This in place of v. So angular momentum is m under root of gm by r into r. So यहाँ पे r है और डिनोमिनेटर में रूट r है, तो on solving you will get this thing m root of gm root of r. ठीक है, अब m and gm are constant. थोड़ा सोच के देखो, अगर आप इस सैटेलाइट का जो ये ऑर्बिट है, ये जो r डिस्टेंस है, if you will increase this r distance, masses of the planet and the satellite won't change. masses थोड़ी change हो गए r को change करने पे. So here GMM are really constant. You can say L is directly proportional to root of R. Remember this point now. In case of satellite and even in case of planets, the angular momentum of the satellites or planet is directly proportional to root of R, not R, root of R. ठीक है? ये point clear है? Okay. मैं next एक point पे जा रहा हूँ. I'm discussing the extra points now. See to it. If suppose they give you the question like this, that यहाँ पे एक rod है, it's a rod over here, it's a rod, okay, और rod के near about यहाँ पे एक point mass है, it's a point mass, ठीक है? The point mass is small m, the mass of the rod is capital M, the length of the rod is L, and the distance of rod from this point mass, ये जो distance है, distance of point mass from the rod, this distance is d. Question देख लो. Okay, now the question is, calculate the gravitational force between rod and the point mass. This is a question. Calculate the gravitational force between rod and point mass. ये क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ट्राई किया है, अगर कहीं से बुक में देखा है, तो यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है, सो कैलकुलेट द, हमको खाली सिर्फ इतना करना है, इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, दैट हाउ मच इज दैट फोर्स. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द पॉइंट मास. ये रॉड है और ये पॉइंट मास है. ठीक है, ठीक है. अब देखो, आई होप कुछ स्टूडेंट को मे भी आता होगा, बट सम स्टूडेंट मे नॉट बी नोइंग दिस. ये कैसे करना है नहीं पता होगा. ठीक है, तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. लुक एट द सॉल्यूशन. देखो होता क्या है, अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, सो सिंपल है. टेक दिस जी, मास ऑफ रॉड, पॉइंट मास, और क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, they will feel, the students will feel that दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, डी का स्क्वायर हो गया. बट दिस इज इनकरेक्ट आंसर. ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये आंसर आपने कैसे निकाला? बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपने न्यूटन लॉ लगाया. न्यूटन लॉ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है. इफ दिस इज पॉइंट मास एंड द अदर बॉडी इज आल्सो पॉइंट मास, दोनों अगर पॉइंट मासेस हैं या दोनों अगर स्फेरिकल मासेस हैं, if both masses are point masses or both masses are spherical, तब आप ये न्यूटन लॉ इजीली लगा सकते हो. इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक, इजीली क्लियरली टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मासेस के लिए लगा सकते हो. यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस रॉड इज नॉट अ पॉइंट मास. ठीक है, पॉइंट मासेस में इट्स सिंपल, यू कैन टेक डिस्टेंस डी बिटवीन टू पॉइंट मासेस. यहाँ पे आप ये डी लेके स्टार्ट नहीं कर सकते, इट इज रॉन्ग थिंग. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने का, जब भी रॉड के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? अज्यूम दैट दिस एंटायर रॉड इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स. अज्यूमिंग दिस रॉड इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ठीक है, उसमें से मैं आपको एक पार्ट शो कर देता हूँ. लुक एट दिस थिंग, सी दिस, and this is one of the parts,
and the rod is made by joining all these parts like this. ठीक है, अब ये जो मैंने पार्ट लिया है छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. So I can say rod is made up of such elements. ठीक है, the mass of this element is, let's say, dm. इस एलिमेंट का मास ले लो dm. The thickness of this element, is, let's say, dx. The thickness of this element is, let's say, dx. And the distance of this element from one end of the rod, distance of this element from left end of the rod, this distance is x. तो ये एलिमेंट x डिस्टेंस पे लोकेटेड है और इसका अपना थिकनेस है dx और इसका अपना मास है dm. क्लियर, समझाइए, इसको नोट कर लो. नाउ आई कैन राइट दिस थिंग. इफ आई राइट दिस वे, dm by dx, ये क्या है पता है? इट्स मास डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट. दिस इज लीनियर डेंसिटी, मास डिवाइड बाय लेंथ, and the mass of entire rod is m and the length of entire rod is l. ये भी mass per length है. This will also give you linear density of rod and this will also give you linear density of same rod. That's why I can take these two equal. तो इसको solve करके you please calculate dm. dm क्या आएगा? m by l dx. ये हमने क्या कैलकुलेट किया पता है? We calculated mass of this particular element. एक एलिमेंट का हमने मास कैलकुलेट किया. ठीक है, नाउ दिस इज पॉइंट मास. रॉड इज नॉट अ पॉइंट मास बट दिस एलिमेंट कैन बी टेकन एज अ पॉइंट मास. एलिमेंट को हम लोग छोटा का पॉइंट मास ले सकते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एलिमेंट एंड दिस पॉइंट मास. इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है d plus x. d plus x is the distance between them. ठीक है, so look here, force जो होगा ना दोनों के बीच का, the force will be g dm into small m divided by d plus x the whole square. It is a force of attraction between element and the point mass. ठीक है, अब ऐसे एक एलिमेंट है कि बहुत सारे एलिमेंट्स है? बहुत सारे एलिमेंट्स है. देयर आर मेनी स्मॉल पार्ट्स इन दिस रॉड. तो सारे एलिमेंट्स के लिए यू नीड टू इंटीग्रेट दिस. इंटीग्रेट करने पे यू विल गेट टोटल फोर्स. ठीक है, अब इसमें से g इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, स्मॉल m विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, d plus x स्क्वायर को आप ऊपर ले लो इन द न्यूमरेटर, सो इट बिकम d plus x raised to -2. ओके, और यहाँ पे dm है ना, dm की वैल्यू यहाँ पर है. पुट दिस वैल्यू ऑफ dm, m by l into dx. So this m by l is a linear density. M by l will also go out. G mm by l will be outside. It's integration of d plus x raised to -2 dx. Okay, so you have to integrate it with respect to dx. Integration x के respect में करना है, तो x की limits भी डालेंगे ना. We have to put the limits of x. x की limit डालेंगे. If you take element here, x will decrease. If you take element here if you take element, x will be 0. And if you take element here, तो x इतना हो जाएगा, the x will be l. So that's why यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ that x changes from 0 to l. ठीक है, x changes from 0 to l तक change हो रहा है. Clear? So लिमिट्स भी बता दी. ये इंटीग्रेशन कोई भी आराम से सॉल्व कर सकता है. ठीक है, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर. इसको सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ अभी. सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर. गॉट इट? सो हियर वी ट्राइड सम मोर क्वेश्चंस. रिमेंबर, अगर एक पॉइंट मास है लेकिन दूसरा पॉइंट मास नहीं है तो न्यूटन लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते. न्यूटन लॉ इज वैलिड फॉर स्फेरिकल मासेस एंड आल्सो फॉर पॉइंट मासेस. ओके, बट रॉड्स के लिए आप सीधा ये न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते हो. इन दैट केस यू नीड टू टेक एलिमेंट्स. इसके साथ मैंने थर्ड टॉपिक फिनिश किया. वी गॉट द थर्ड टॉपिक नाउ. ठीक है, फोर्थ टॉपिक एज आई सेड इट इज मोस्टली फॉर जेई एंड नीट. ठीक है, फोर्थ टॉपिक का आज मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. टुमारो विद इन स्मॉल टाइम इट विल बी फिनिश्ड.
fourth and the last topic of gravitation. Its name is gravitational field intensity. Gravitational field intensity, and later we will discuss gravitational potential also. पहले ये कर लेते हैं, gravitational field intensity. Gravitational field intensity is denoted by the symbol E, and it is a vector quantity, so it's E vector. Gravitational field intensity is written as E. अब क्या रहता है ये ध्यान से देखो. This topic is not there in the textbook. ये अलग topic है, textbook में नहीं रहता है usually. ठीक है. See here. Suppose ये कोई भी एक बड़ा सा mass है, it's just a mass, any mass it can be. ठीक है. So it is said that this mass creates a gravitational field around itself. Every mass creates a gravitational field around itself. Gravitational field is that region. Gravitational field वो region होता है जिसमें इस mass का influence होता है. This mass can attract other masses in this field. ठीक है. अब देखो, suppose यहाँ पे मैंने एक P point लिया. This P point is at a distance of r. This P point is at a distance of r from this mass. ठीक है. So देखो, ध्यान से देखो, ये P point gravitational field के अंदर है. ठीक है. So I can measure the gravitational field at P point. हम लोग ये measure कर सकते हैं कि P point पे gravitational field कितना है. The gravitational field at any point can be measured, and it is written as gravitational field intensity. Okay. So what is gravitational field intensity? मानस क्या डाउट है आपको? माइक ओपन करके पूछो. मानस को कुछ डाउट है क्या? ओके. सी ध्यान से देखो, मैं एक ही बार इसको एक्सप्लेन करूंगा. आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी टाइम. सी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? दिस P इज अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड. सो फिजिक्स में वी आर हैविंग अ मेथड बाय व्हिच वी कैन मेजर द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P. ग्रेविटेशनल फील्ड मेजरेबल होती है. So at any point gravitational field is measured and it is written as gravitational field intensity. So we can say gravitational field intensity is a measurement of gravitational field. अगर कोई आपको बोले कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है कैलकुलेट करो, सो आप उसको E कैलकुलेट करके बता देना. ग्रेविटेशनल फील्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ E. E की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है. नाउ ये आपको शायद आपने पता होगा ये चीज. अब देखो, P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे मेजर करेंगे? सी, जस्ट अज्यूम दैट एट P पॉइंट आई केप्ट अ मास ऑफ 1 किलोग्राम. अज्यूमिंग दैट P पॉइंट पे हमने 1 किलोग्राम का मास रख दिया. सो दिस 1 किलोग्राम मास विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस मास. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना. यहाँ पे फोर्स ऐसा होगा. So 1 kilogram mass will be experiencing the force by this mass. ठीक है. तो जो force लग रहा है ना, the force which is experienced by 1 kilogram body at point P, suppose force that is experienced by 1 kilogram body at point P, this force is nothing but called as a gravitational field intensity at point P. ये देखो, बहुत ही important statement है, शायद पता होगा आपको मे बी. So gravitational field intensity को कैसे मेजर करते हैं? Gravitational field intensity at any point is defined as, or it is equal to simply that force which is experienced by every 1 kilogram. ठीक है. So इस point पे the force which is experienced by every 1 kilogram, 1 kilogram body को जो force feel होगा इस point पे, that is considered as a gravitational field at this point. ठीक है. So किसी भी point पे gravitational field कैसे measure होती है? The gravitational field at any point is equal to force experienced by 1 kilogram body. ठीक है. Clear? So see, अब मैं खाली क्या करूँगा, एक कोई ऑब्जेक्ट लेके, I will take one particular object, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके लिए मैं ये करके दिखा दूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है. But for remaining objects, we will see the direct formulas. See, assuming that
यहाँ पे एक पॉइंट मास है, ठीक है, assuming that one point mass is there, this point mass is capital M. So this point mass will create gravitational field around itself. A point mass अपने आसपास gravitational field create करेगा, right? ये P point है. I want to calculate the gravitational field at point P. Okay, so I want to calculate E at point P. लेकिन यहाँ पे gravitational field बनाई किसने? Gravitational field इस point mass ने बनाई है. So उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं E at a point due to point mass. This can be the heading. E at a point, we want to calculate E at one point due to point mass. ठीक है, it's extremely easy. P point पे assume करो कि हमने 1 किलोग्राम का body रख दिया. So this 1 kilogram will be attracted by this point mass like this. ये force खाली आप calculate करो. This force you can find out by using Newton law of gravitation. क्योंकि यहाँ पे ये दोनों point masses है, तो force क्या होगा? G capital M into 1 kilogram divided by R square. ये जो force है ना वो 1 किलोग्राम के ऊपर लग रहा है. So this force is only known as E. इस force को आप E लिख दो. Call this force as a E. So E is given by Gm by R square. E is given by Gm by R square. Clearly दिख रहा है कि E is inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square. As this R will increase, as you will take P point away and away, R will increase और ये E कम होता जाएगा. That is, gravitational field become less and less as you go away from the point mass. So this is a formula for gravitational field intensity due to point mass. ये समझ के लो. बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं ऐसे प्रूफ नहीं करूंगा फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पे हमने पॉइंट मास लिया ना, इसकी जगह आई एम गोइंग टू टेक नाउ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, different objects I will take over here and I will find E at point P. लेकिन we will write down that directly, we will not prove like this. ठीक है, इसको समझ के लो पहले. Clear? ठीक है. अगर doubts हैं तो keep it with you. After a few minutes I will clear your doubts. Last हम लोग क्या करेंगे? Now we'll see the gravitational field because of the sphere. Important topic है. See to it. If suppose this is hollow sphere, अगर ये एक hollow sphere है, okay, the radius of this hollow sphere is capital R. ठीक है, इस hollow sphere का radius capital R है. This hollow sphere has a mass m. So even if it is hollow sphere, but it has a mass m. So ये अपने आसपास gravitational field अपनी बनाएगा. It will produce gravitational field. If I take any point P outside point लिया, P point is at a distance of small r from center. तो यहाँ पे हमें E calculate करना है, gravitational field. E outside, ठीक है. So the E outside, the gravitational field outside, it is given by this formula, Gm by small r square. कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है. आप वो पॉइंट मास की फॉर्मूला चेक करो. द E ड्यू टू पॉइंट मास वो भी सेम ही है. द E ड्यू टू पॉइंट मास इज आल्सो सेम एंड दिस इज आल्सो सेम. E आउटसाइड. ओके, अब सपोज ये जो P पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ओके, एट दिस पॉइंट द E इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला Gm बाय R स्क्वायर. अगर आप P पॉइंट यहाँ पे लोगे, सी दिस, इफ यू टेक P पॉइंट हियर, यहाँ पे लोगे, so definitely this R will decrease. और अगर आपने P point यहाँ पे लिया, कहाँ पर? सरफेस पर ले लिया. If you take P point on the surface, small r will become capital R ना. Small r इतना हो जाएगा ना, capital R. So if you want to find E on the surface, just for the surface, small r will become capital R. Formula वही रहेगी, but small r will be equal to capital R. This is formula for E on the surface. Okay. और इस स्फीयर के अंदर अगर आप E कैलकुलेट करोगे, this chance I am giving to you,
अगर किसी स्टूडेंट को लगता है सर ये रिपीटेशन हो रहा है, हमें ऑलरेडी ये सब चीजें पता है, तो प्लीज आंसर मी, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ E इनसाइड दिस hollow sphere? E अंदर कितना जीरो होता जीरो है? Zero. जीरो जीरो Yes, it is 0. Very good. So inside E is 0. E inside is 0. आज टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन कल में इस पे थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The E inside the sphere is always 0. ठीक है? Okay. Remember this thing. And if I plot the graph of E versus R, यहाँ पे अगर मैं E और R का ग्राफ प्लॉट किया, see it. ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. If I plot the graph of E versus R, look here. This is sphere. Sphere के अंदर E तो 0 है. Okay. So in the beginning, E is 0. But as you go outside E and this R are inverse proportion. Outside E and R are inverse proportion. That means as R will increase, E will decrease. इसलिए ग्राफ ऐसा होता है. Okay, this curvy line is representing outside situation, और inside तो E 0 होता है. This is E inside. This is a graph of E versus R for hollow sphere. ठीक है? ज्यादा टॉपिक बाकी नहीं है. हार्डली इट इज 15-20 मिनट्स टॉपिक, हार्डली. उससे भी कम टाइम में हो सकता है. टुमारो बाकी मैं इस चीज को फिनिश करूंगा. ठीक है? आज काफी चीजें डिस्कस कर ली. कीप दिस थिंग इन माइंड. सो अप टू हॉलो स्फीयर वी फिनिश्ड. E outside the hollow sphere, E on the surface. सरफेस के लिए प्लीज याद रखो, ये जो स्मॉल r है इतना, टेक दिस वे. If you take P point on the surface, small r will be this much. That means small r will become equal to capital R. That is seen here. और एक लास्ट चीज याद रखो कि E आप कैलकुलेट कर रहे हो. E is a gravitational field intensity, but what is actually E? E is used to measure the gravitational field. अगर कोई बोलता है आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करो, तो E को कैलकुलेट किया जाता है. E is nothing but force experienced by 1 kg. ठीक है? ये फॉर्मूलाज आप याद कर लोगे, ओके. बट अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो आपको अगर किसी पॉइंट पे E निकालना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो क्या करो, उस पॉइंट पे यू कीप 1 किलोग्राम बॉडी. उस 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 किलोग्राम इज नोन एज E. ठीक है? लास्टली मैं E का यूनिट बता देता हूं. द यूनिट ऑफ E, since it is a force experienced by 1 kg, E is defined as force experienced by 1 kg. That's why इसका यूनिट है न्यूटन पर kg. न्यूटन पर kg. Okay, force experienced by 1 kg. ठीक है? So here we are stopping the discussion. अगर कुछ doubts हैं तो please you can ask your doubts if you are having. अगर कोई प्रॉब्लम भी डाउट है तो बोल सकते हो. I will clearly solve it. किसी को डाउट है तो अपना हाथ उठाओ. ऑप्शन है तुम्हारे पास, रेज योर हैंड करके. ग्रेविटेशन भी या किसी और चैप्टर में भी डाउट है तो पूछ सकते हो. छोटा सा डाउट पूछना. कोई बहुत हैवी डाउट है तो कल पूछ सकते हो. ठीक है? आस्क एनी डाउट इफ यू आर हैविंग. नहीं है? सर डाउट नहीं है आई थिंक किसी को डाउट नहीं है लग रहा है सर. ठीक है सर, कोई बात नहीं. स्टूडेंट प्लीज एमसीक्यू ट्राई करो यार, कम से कम एमसीक्यू ट्राई करो इसके ऊपर. ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम लेते हैं लेक्चर. ठीक है, चलेगा. अच्छा स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मैं सुन लो. नेक्स्ट टाइम द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है, आपके अभी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं. इसमें ऑसिलेशन चैप्टर की थियरी में नेक्स्ट टाइम कवर कर लेता हूँ. थियरी ऑफ ऑसिलेशन. अगर हुआ है तो अभी बता दो. आई थिंक हुआ नहीं है. अगर ऑसिलेशन ऑलरेडी बहुत सारा किया है, थियरी कवर किया है तो बता दो. आई होप ऑसिलेशन नहीं हुआ है. हुआ है क्या ऑसिलेशन स्टूडेंट्स? नहीं हुआ है सर. हाँ, तो टुमारो वी विल कवर ऑसिलेशन. अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी फॉर्मूला टेक्स्ट बुक से रिवाइज कर लो ऑसिलेशन की एटलीस्ट. ओके, टुमारो आफ्टर फिनिशिंग ग्रेविटेशन वी विल गो टू ऑसिलेशन. ओके.
एमबीसी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज भी कुछ लोग ग्रुप में चैट कर रहे थे। हाँ, तुम लोग को बार बार हम लोग समझा रहे हैं कि ग्रुप चैट नहीं करना है। अगर किसी को डाउट है तो आपके पास ऑप्शन है राइट साइड में, अगर देखोगे रेज योर हैंड करके, ठीक है। और डेरिवेशन खत्म होने के बाद सर तुम लोग का जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स उसको सॉल्व करेंगे। सब लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो या ऑडियो वीडियो बंद करके कहीं मोबाइल पे लॉगिन करके घूमने चले जाते हो? नहीं नहीं सर, अटेंड कर रहे हैं। नहीं सर, अटेंड कर रहे तुम लोग का भरोसा नहीं अटेंड है। कर रहे एकदम अटेंड कर रहे हैं सर, अटेंड कर रहे हैं। अटेंड कर रहे कर रहे सर। कर रहे तुम लोग का सर भरोसा नहीं है नालायक लोग। सर कर रहे अटेंड। कर रहे सर। आधे लोग तो मुझे लगता है सिर्फ लॉगिन अखिल करके अटेंड मोबाइल कर रख रहा के है, चले ऐसा जाते नहीं हैं। कर रहे। अखिल अटेंड कर रहा है। हाँ अखिल अक्षय तो नहीं बोल रहा था नहीं कि तू सर, मोबाइल पे लॉगिन करके फिर फेसबुक पे चालू हो जाता है। अखिल को पता है, अखिल लॉगिन नहीं करेगा, उसको पता है क्यों कौन नहीं बोला? करेगा उसको। अखिल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो अखिल सो रहा है अभी तक। अखिल कुछ बोलने का तेरे को मेरे को? वो कुणाल को बोलो, ज्यादा ज्यादा बोल रहे हो अखिल कुछ बोलेगा मेरे को? क्या? सर कुछ बोलने का? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलने का, बस खुशी बाबा साहू तुम आज लोग भी का तो ग्रुप आवाज में सुन चैट के। कर रही थी। कुछ लोग हैं जो ग्रुप में चैट कर रहे हैं, उन लोग को मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, हाँ ग्रुप सर, कोई चैट तो नहीं अंकित करना है। मिश्रा वगैरह कुछ तो लिख रहे हैं लोग, कैसे चल रही है ये? हाँ, अननेसेसरी ग्रुप चैट नहीं करना है, नहीं तो फिर उन लोग को नेक्स्ट टाइम से बाहर सुनीता कर लिख दूंगा रही है ग्रुप कि से। समझ रहा है कि नहीं है, ये सब क्या करेंगे? हाँ, बिना इसको मतलब बैन के कर दो। फालतू टाइम पास नहीं। हाँ ना। तुम लोग के पास ऑप्शंस है, नहीं अटेंड करना है तो लॉगिन करके आराम से फेसबुक देखो, यूट्यूब पे गाना सुनो, वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों को लगेगा कि बेटा पढ़ रहा है। सर ठीक है, हेलो ऑनलाइन में सर, बहुत फायदा है तुम लोग को। सर बायो का दो लेक्चर रखने आ जाओ क्या? बार फिर सब होगा। मैसेज। पहले तूने पढ़ा तो है क्या? सर ने पूछा हाँ कुछ सर, डाउट है तो कोई डाउट ही नहीं एनिमल पूछ रहा है। एनिमल की सर, फिजिक्स का तो छोड़ो सर, बायो में ही तो सब हम लोग का नीट वालों का सर पढ़ा सही है। बोला, बायो का रखो लेक्चर, सर एनिमल बायो भी किंगडम का चाहिए। थोड़ा रखो, नहीं तो आशीष भाई सर का इनऑर्गेनिक रखो ना सर। केमिस्ट्री भी रखो, केमिस्ट्री का भी रखो। या अखिल सब रहेगा, पहले एक एक करके होने दे। पहले हाँ बायो चलेगा का तो सर। होने दे। बायो बाद फिजिक्स में, पहले पहले हार्ड जाता है। नालायक लोग, तुम लोग कौन अक्ल दिया रे? हाँ? सर आपको उसको बहुत मिस फिजिक्स कर रहे नहीं हैं हम आएगा, वो लोग इस नीट कैसे लॉकडाउन क्रैक में। करेगा? बायो पढ़ के नीट सर क्रैक होता है? सर हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में सर। मार खाने का मन कर रहा है तेरा, इसलिए तू मिस कर रहे हैं। नहीं सर नहीं, इस बार नहीं। अखिल भी मिस कर रहे हैं। अखिल बहुत मिस कर रहे हैं सर आपको। अखिल को डंडा खाने का आपका पैकेज पे दूर से, वो आ क्या? नील डाउन करने का है। अरे तेरे को खाने का, मेरे को नहीं, समझा ना? क्या कुछ कुछ समझा बोल ना? रहे हर थे बार अखिल? बच के अखिल निकलते तू। चलो अच्छा रुका चलो, भी बस करता करो, है। अभी अखिल बस करो। सेंड करता अभी है मैं रुक। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके कुछ सर, मत जो सेंड। सर ने सिखाया वो ओके सब रिवाइज करो। कर रहा हूँ मैं। हाँ सर ठीक है, चलेगा सर।